नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि हरित गृह प्रभाव। दोस्तों, यह ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इसका नाम ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों है, इसके बारे में दोस्तों अभी हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक, जिससे आपको ग्रीन हाउस प्रभाव अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव ठंडे प्रदेशों में पौधों को उगाने के लिए, यानी कि जहां पर अधिक सर्दी पड़ती है, यहां पर टेम्परेचर माइनस में रहता है, वहां पर कुछ पौधों को उगाने के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं, यानी कि शीशा के घर बनाए जाते हैं, ऐसे जो पारदर्शी होते हैं, यानी कि इनसे सूर्य की किरणें उसमें प्रवेश कर जाए। और क्या होता है, जैसे ही कांच के घर में सूर्य की किरणें प्रवेश करती है तो सूर्य की किरणें प्रवेश करने के बाद उनकी जो गति होती है, उनकी जो चाल होती है, उसकी चाल क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। और जब वो किरण यानी कि जब वो विकर्ण यानी कि ऊर्जा जब लौटती है तो क्या होता है, शीशा का जो ग्रह होता है उससे टकरा के उसी में रह जाती है। यानी कि बहुत सारी किरणें सूर्य की अंतरिक्ष में वापस लौट के नहीं जा पाती हैं। और दोस्तों, उससे क्या होता है, जो शीशे का घर होता है उसमें तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने की वजह से जो उसके अंदर लगे हुए पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, अपना अच्छे से विकास कर पाते हैं और अच्छे से वृद्धि कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसे हम पृथ्वी पर कैसे देख सकते हैं कि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव का असर कैसे रहता है? तो दोस्तों, इसके लिए कुछ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैसें हैं, यानी कि कुछ ऐसी गैसें हैं जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो ये किस प्रकार से पृथ्वी को गर्म करती हैं, इसीलिए दोस्तों पृथ्वी के लिए ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणें। ध्यान से देखना दोस्तों, ये है, मान के चलो दोस्तों, पृथ्वी, ये है दोस्तों पृथ्वी, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब ये पृथ्वी है दोस्तों, तो इस पृथ्वी के वायुमंडल में जो निचला वायुमंडल होता है पृथ्वी का, समझने की कोशिश करना। पृथ्वी का जो निचला वायुमंडल होता है, जैसे कि मैं एक लेयर बना रहा हूं इस तरह से, पृथ्वी का जो निचला वायुमंडल होता है वो कुछ गैसों से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। यानी कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की क्या है, ये पृथ्वी की सतह है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह है, ठीक है, जिस पर जल रहता है, घर सड़कें जो भी हम रहते हैं वो क्या है, ये पृथ्वी की सतह है, ये भी मान के चलो, ठीक है। और ये हमारे वायुमंडल में क्या है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक घेरा है। अब इसमें दोस्तों कौन सी गैसें होती हैं, इनके बारे में सबसे पहले हम लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें, यहां लिखेंगे दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें। ध्यान से देखना कि एक पृथ्वी पर किस प्रकार से ग्रीन हाउस प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी जो गैसें हैं जो एक ग्रीन हाउस प्रभाव में काम आती हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये जो लेयर है ये ग्रीन हाउस गैसों की है, ठीक है। इससे समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जब भी सूर्य से, ये मान के चलो दोस्तों सूर्य, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये मान के चलो सूर्य है और यह है दोस्तों पृथ्वी, आपको दिख रहा है साफ साफ। अब जब भी सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जब भी सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आती हैं इस तरह से, और भी किरणें आती हैं, जितनी भी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तो देखना ध्यान से दोस्तों,
पृथ्वी में आने वाली जितनी भी किरणें हैं सूर्य की, वो सूर्य के वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों की एक लेयर रहती है। ग्रीन हाउस गैसों की क्या रहती है? एक लेयर रहती है। और जब भी पृथ्वी से टकरा के, देखो तुम्हें पता है कि सूर्य की किरणें क्या करती हैं? परावर्तन करती हैं, यानी कि किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। जिस तरह से आती है वो उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। उसे क्या कहते हैं? सूर्य का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी की सतह से टकरा के क्या होती हैं? ये वापस लौटती हैं। और जैसे ही वापस लौटती है, जैसे मान के चलो कि ये इस तरह से किरणें आई और इसे टकरा के ये लौट रही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, टकराने के बाद बहुत सारी किरणें क्या होती हैं? इस वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह टकराकर अंतरिक्ष में द्वारा से लौट के नहीं जा पाती हैं। बहुत सारी किरणें, क्या होता है कि जैसे ही सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आती हैं तो इनकी जो गति होती है वो तेज होती है, यानी कि इनकी चाल क्या होती है? वो थोड़ी तेज होती है। और टकराने के बाद इनकी चाल क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और धीमी चाल होने की वजह से क्या होती है? ये ग्रीन हाउस गैसों में क्या हो जाती है? फंस जाती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसों में फंस जाती हैं तो क्या होता है दोस्तों? ये पृथ्वी के अंदर वायुमंडल में क्या करती है? पृथ्वी की सतह का लगातार तापमान बढ़ाती रहती हैं। यही कारण है दोस्तों कि सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से क्या होती है? ये उन गैसों में फंसी रह जाती हैं। अब कारण क्या है दोस्तों फंसने का? क्योंकि ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल का काम करती हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल का काम करती हैं। और जिस तरह से कंबल का यूज हम जानते हैं दोस्तों, जिस तरह से कंबल से हम ढक लेते हैं तो हमारे अंदर की जो गर्मी है, हमारे अंदर की जो ऊष्मा है, वो कंबल से बाहर नहीं जाती है। और हमारे अंदर का जो क्षेत्र है, हमारा एरिया है जहां हम ढके रहते हैं, वो क्या हो जाता है दोस्तों? गर्म हो जाता है। वैसे ही पृथ्वी के चारों ओर कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। उनमें सूर्य की गर्मी किरणों के द्वारा जो आती है वो फंसी रह जाती है। और सूर्य पर दोस्तों पृथ्वी पर क्या होता है दोस्तों? तापमान में वृद्धि होती है। तो यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली गैस है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों में एक तो आती है सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2। दूसरी है दोस्तों मीथेन यानी कि दोस्तों CH4। और दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड ये है N2O। और है दोस्तों जलवाष्प यानी कि दोस्तों जल H2O। मुख्य रूप से दोस्तों जो पूछी जाती हैं कि बताइए ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, तो यहां पर स्पेशली दोस्तों ये गैसें मानी जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, क्योंकि ये दोस्तों वायुमंडल में थोड़ी ज्यादा पाई जाती हैं। और यही गैस है दोस्तों जो भारी मात्रा में होती हैं। क्यों होती है भारी मात्रा में दोस्तों? क्योंकि कार्बन, और यहां पे भी दोस्तों क्या है? कार्बन दोस्तों थोड़ा भारी होता है, और भारी होने की वजह से पृथ्वी की सतह के पास में ही होता है। ये मान के चलो कि इसकी लेयर, जो कार्बन की लेयर होती है, क्षोभमंडल में सबसे नीचे पाई जाती है, ठीक है। अब क्षोभमंडल में सबसे नीचे पाई जाती है तो ये क्या करती है? सबसे ज्यादा गर्मी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रोकती है। सबसे ज्यादा गर्मी को कौन रोकती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरह से क्या होता है? पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर एक बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो गया पृथ्वी पर, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो गया तो ये लगभग 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर बनी रहती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक रहती है। कब तक? जब तक उसका यूज ना कर लिया जाए। जैसे कि पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दोस्तों, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह से लगातार क्या होता रहता है? इनका रिसाइकिल चलता रहता है, यानी कि द्वारा से ये ऑक्सीजन बनती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है। लेकिन पेड़ पौधों की लगातार कटाई होने की वजह से क्या हो रही है? इसकी मात्रा बढ़ रही है, और मात्रा बढ़ रही है तो दोस्तों कौन सी गैसों में वृद्धि हो रही है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। इस तरह से दोस्तों क्या होता है?
ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसें नहीं हो तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना रहेगा? तो मैं बताता हूं दोस्तों, अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसें अनुपस्थित रहती हैं या ये गैसें नहीं होती हैं तो इसका तापमान दोस्तों, पृथ्वी का औसत तापमान कितना रहेगा? पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान, औसत तापमान यानी कि अब की बात करें कि नॉर्मल में जो पृथ्वी का औसत तापमान कितना रहता है, वो रहता है दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं हो, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसें नहीं हो यानी कि ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में, ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का ताप कितना रहेगा? पृथ्वी का ताप कितना रहेगा? तो ये रहेगा दोस्तों, ध्यान से देखना, -18 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हैं दोस्तों आप कितना कम तापमान हो जाएगा। अगर ये ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी पर नहीं होंगी तो सूर्य की किरणें आएंगी यानी कि सूर्य की किरणें आएंगी यानी कि सूर्य की गर्मी आएगी और सीधी बिना ग्रीन हाउस गैसों की क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी किरणें लौट जाएंगी यानी कि पूरी गर्मी जो उसकी जो ऊष्मा है वो पूरी लौट जाएगी। तो क्या होगा, इस पर तापमान कितना हो जाएगा? औसत तापमान रहेगा दोस्तों इसका -18 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रीन हाउस प्रभाव समझ में आ गया होगा। इससे क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी का ताप बढ़ता रहता है और पृथ्वी पर गर्मी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर स्पेशली ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं तो इनको ध्यान रखना है दोस्तों। और पृथ्वी का औसत तापमान कितना रहता है? 15 डिग्री सेल्सियस। और ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का तापमान कितना रहता है? -18 डिग्री सेल्सियस। यहां दोस्तों देख सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहां हम लिख देते हैं, वैसे तो आपको पता ही है, किरणें हैं ये, ठीक है, और ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, और ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, ये सूर्य की किरणों को द्वारा से लौट के अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए।